नमस्कार, मैं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। दर्द से छुटकारा पाने के लिए दवा लेना ही काफी नहीं होता। इसके अलावा भी कई थेरेपी है जो बिना दवा के ही आपको दर्द से मुक्ति दिला सकती है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है हम डॉक्टर से ही जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल फिजियोथेरेपी ऐसी एक थेरेपी है। फिजियोथेरेपी को फिजिक्स ट्रीटमेंट भी कहते हैं। यह मेडिकल साइंस की एक ऐसी ही शाखा है। इसमें उपचार की एक अलग से पद्धति होती है और इसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि फिजियोथेरेपी किस तरह से शरीर के लिए फायदेमंद है। क्या फिजियोथेरेपी से 20 साल पुराना पैरों का दर्द, गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द और सर्वाइकल ठीक हो सकता है? एक बड़ा सवाल है और ये सवाल बहुत लोगों के जहन में घूम रहा होगा, दस्तक दे रहा होगा। इसी पर आज हम तफसीलात से चर्चा करेंगे। इसके इतर फिजियोथेरेपी लेने से दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे थेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंद्र प्रकाश सक्सेना। इसके इतर आपको जानकारी बता देते हैं, अगर आपके जहन में कोई इससे संबंधित कोई सवाल आता है कि फिजियोथेरेपी लेना शरीर के लिए कितना लाभदायक हो सकता है, कितना फायदेमंद हो सकता है, तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। अगर आपके जहन में फिजियोथेरेपी से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप हमें कॉल कीजिए, सलाह लीजिए और परामर्श लीजिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, क्या 20 साल पुराना पैरों का दर्द, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द या फिर सर्वाइकल से संबंधित कोई सवाल आता है, तो आप पूछ सकते हैं कि आखिरकार फिजियोथेरेपी इन सभी दर्द के लिए क्या कारगर है या फिर नहीं है, फायदेमंद है फिर नहीं है। इसी को लेकर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आप सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं थेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंद्र प्रकाश सक्सेना जी। चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, सबसे पहला ये सवाल है, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल है और इसके इतर सोशल मीडिया के हमारे एक दर्शक ने ये सवाल पूछा है, एक फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह से कोरोना के पीड़ित व्यक्ति के लिए मददगार साबित हो सकता है? देखिए, कोरोना पीरियड हम सभी जानते हैं कि एक वैश्विक समस्या है, वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है और अब हम धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया में आ गए हैं। जिस दौरान लॉकडाउन रहा, लोगों ने अपने घरों में रहकर बहुत समय बिताया। एक तरीके से उनकी जिंदगी में ब्रेक लग गया था, ये विराम का समय था। लेकिन शरीर में बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं क्योंकि लोगों की दिनचर्या बिल्कुल ठप हो गई थी, उनकी रुक गई थी। तो उन्हें दैनिक रूप से, नियमित रूप से योगा या प्राणायाम या व्यायाम करना तो जरूरी है ही है। और बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरी ये सलाह है कि वो अपना नियमित व्यायाम का एक टाइम निकालें। एक अपनी बिजी जिंदगी से 15 से 20 मिनट का वक्त अपनी व्यायाम को दें, जिसमें वो बेहतर स्वास्थ्य अपना प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा दवाएं खाने की, दर्द निवारक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी रूप में आप चाहे मॉर्निंग वॉक करें, आप प्राणायाम करें, आप योगा करें, तो बहुत सारे ऐसे सेल्फ एक्सरसाइजेज हैं जिसके माध्यम से आप कोरोना के पीरियड में घर में रह के भी स्वस्थ रह सकते हैं और आपको दर्द निवारक दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और है हमारे एक दर्शक का कि आखिरकार अगर किसी व्यक्ति को 20 साल कोई पुराना दर्द है या फिर पैरों का दर्द हो या फिर गर्दन का दर्द हो, क्या फिजियोथेरेपिस्ट ये उसको विश्वास दिलवा सकता है, भरोसा दिला सकता है कि बिल्कुल ठीक होगा, आपको दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है? देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है। यदि हम किसी भी रोग के लिए जानकारी नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की वो बीमारी क्या है, किस वजह से, उसके लक्षण क्या हैं, तब तक हम उसके प्रोटोकॉल पे नहीं जा सकते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करने के लिए हमें बीमारी का डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। तो 20 वर्षों से कोई भी दर्द अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के है, किसी पीड़ित के है, तो पीड़ित की उपरोक्त या तो अभी तक जांच नहीं हुई है, जांच के आधार पर उसका उपरोक्त इलाज नहीं हुआ है, तो मेरा मानना यह है कि जिम्मेदारी से उस पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक की परामर्श की जरूरत है। उसको एक कुशल अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में जाना चाहिए। तब उनके फिजियोथेरेपी चिकित्सक ये डिसाइड करेंगे कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। और बात रही कि हम विश्वास दिला सकते हैं, तो जी हाँ, फिजियोथेरेपी वो कारगर चिकित्सा है जिसके माध्यम से पुराने से पुराना और जटिल से जटिल रोग अपना खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको कुशल और अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं। गुरुग्राम से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है?
करण जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? करण जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रियांक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर, डॉक्टर साहब, मैं कानपुर से प्रियांक शुक्ला बोल रहा हूँ, आपके बचपन का मित्र। नमस्कार नमस्कार प्रियांक जी। सोशल मीडिया से सर जानकारी मिली, कल आपको आरोग्य गुरु की ओर से चिकित्सा सेवा सम्मान प्राप्त हुआ, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई। नेशनल चैनल पर बधाई देने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। प्रियांक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, मुझे चिकित्सा सेवा सम्मान के लिए आरोग्य गुरु की तरफ से 2020 में सम्मानित किया गया, और इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका और आरोग्य गुरु। हम लोगों को बहुत गर्व है आप जैसा मित्र पाकर। प्रियांक जी, सवाल पूछिए। कि आप आगे भी चिकित्सा सेवा में ऐसे ही अच्छे काम करते रहेंगे। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरेन्द्र। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये, मेरे बच्चे को मेडिकल में अनफिट कर दिया फौज से जी। उसको नॉकनी और क्यूप्टस वेलगस की समस्या बताई गई है, तो क्या डॉक्टर साहब के पास इसका समाधान है? तो नाम तो काफी सुना है इनका हमने। हेलो जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार धीरेन्द्र जी, नमस्कार नमस्कार। आपका सवाल बहुत मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जी। मैं पिछले विगत 12 वर्षों से रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ, और रक्षा सेवाओं के लिए पिछले 10 वर्षों में 12 वर्षों में एनाल्जिया नाम की संस्था ने लगभग तकरीबन 10 से 12 हजार सक्सेसफुल कैंडिडेट दिए हैं, जो इस समय भारतीय रक्षा सेवाओं में अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत मत होइए, आपके बच्चे को मैं एक बार एग्जामिन करूंगा, और क्यूबिटस वेलगस और नॉकनी के साथ 27 ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि फौज एग्जामिनेशन करती है, ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटीज हैं, और उनको टेम्परेरी रिजेक्शन अनफिट लेटर सबमिट जनरेट कर देती है। तो वो लेटर लेके आप मेरे पास आ जाइएगा कानपुर में, और निश्चित रूप में आपके बच्चे को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फौज में उसका जो पद है वो वापस मिल जाए। डॉक्टर साहब, बहुत नाम सुना है आपका, इसमें मैंने क्या भी है, इसमें संभव है कि ठीक हो जाएगा? जी, ये 100% संभव है। क्यूबिटस वेलगस, नॉकनी, फ्लैट फुट, रिंगिंग ऑफ स्कैपुला, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, ड्रूपिंग शोल्डर, ये सारी बीमारियां जिसमें फौज अनफिट करती है, एनाल्जिया में बहुत सफलतापूर्वक इसका इलाज चल रहा है। और यहाँ पे तकरीबन पिछले 10 वर्षों में 10 से 12 हजार बच्चे इस समय फौज में कार्यरत हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, मैं कल मिलता हूँ आपके। चलिए धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, मालती देवी जी। मालती देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, आपको चैनल को भी बहुत बधाई देती हूँ मैं। डेली आप मतलब सभी की सुनते हो, तो मेरा भी एक छोटा सा सवाल है सर। जी मालती जी, पूछिए। गुड़िया है 29 एज की है वो, और मतलब तो मोटापा इतना हो गया कि चलने में भी असमर्थ होगी। वो 75 किलो वजन है सर। जी हाँ जी, तकरीबन क्या वजन होगा? 75 है सर जी। हाँ जी, तो उसकी मतलब किसी चिकित्सक की सलाह ली आपने? अभी तक किसी चिकित्सक से परामर्श किया आपने? नहीं, परामर्श तो किया था सर, उन्होंने मतलब योगा बता रखा है, योगा तो करती है वो। जी जी। हाँ जी, और कोई उसको मतलब सारी चेकअप करा लिया, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं बता रहे, और मोटापा तो उनको चलने में तकलीफ हो रही है? हाँ, चलने में ज्यादा दूर चलेगी तो दिक्कत है सर। वैसे तो 2-3 किलोमीटर तो डेली की करती है वो सर। जी जी, तो मैं आपको एक परामर्श और दूंगा कि आपने अगर सभी चिकित्सकीय परीक्षण करा लिए हैं जिसमें कोई बीमारी उनको नहीं आई है, तो कृपया करके आप अपने क्षेत्र में, आप दिल्ली से हैं, एक कुशल डाइटिशियन से मिलिए, उनकी डाइट को बहुत अच्छे से प्लान करवाइए, और अगर चिकित्सकीय कोई कारण नहीं है तो डाइट और योगा और एक्सरसाइज से उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और अगर किसी विशेष रूप में घुटनों में या कमर में कोई तकलीफ आ रही है तो अपने क्षेत्रीय फिजियोथेरेपिस्ट से अवश्य संपर्क करें, निश्चित लाभ मिलेगा। नहीं सर, कहीं भी दर्द नहीं है, और डाइट भी वो 2 फुल्के सुबह खाती है और 2 शाम को बस। नहीं देखिए, अपने मन से ना करें, जिस तरीके से हर चीज का एक कुशल अनुभवी व्यक्ति जो होता है वो राय बढ़िया देता है, तो
तो डाइट के मामले में, भोजन के मामले में आप अपने डाइटिशियन से जरूर संपर्क करें। उनकी डाइट से आपका वेट बहुत लॉस होगा। चलिए मालती देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, विशाल। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? चलिए संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिरकार फिजियोथेरेपी शरीर के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकती है? क्या रोग मुक्त कर सकती है? जी, फिजियोथेरेपी चिकित्सा वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित है जी, और ये हर प्रकार के क्षेत्र में, जैसे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर यानी कि हड्डी और मांसपेशी संबंधी रोग, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग यानी कि नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्पोर्ट्स इंजरी यानी कि खेल से संबंधित चोट लगना या उनका प्रिवेंशन, बाल रोग यानी कि पीडियाट्रिक जो कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं डिफॉर्मिटी की, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर स्त्री रोग में जो समस्याएं होती हैं, स्त्री एवं प्रसूति रोग में, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरीके से सभी कार्डियोपल्मोनरी, आजकल तो कोविड-19 में जो कार्डियोपल्मोनरी का रोल है वो बहुत बड़ा है, यानी चेस्ट फिजियोथेरेपी सबसे बड़ा इलाज है, क्योंकि चेस्ट फिजियोथेरेपी में पोस्टरल ड्रेनेज एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से हम कोविड-19 में बढ़ते हुए चेस्ट के इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं, इन्फेक्शन को। और दवाओं के साथ साथ यदि हम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस देते हैं तो पीड़ित का जो लंग्स होता है, पीड़ित के फेफड़े जो होते हैं वो मजबूत होते हैं और रोग से लड़ने की हमें प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। तो जो भी कोविड-19 से ओवरकम कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट निगेटिव हो चुकी है जी, अपने पास के फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और उनसे फेफड़े संबंधित या श्वसन संबंधित एक्सरसाइजेस के बारे में परामर्श करें, उन्हें निश्चित बहुत जल्दी लाभ होगा। जी। चंद्रप्रकाश जी, इस वक्त हमारे साथ कई दर्शक जुड़े हैं, एक एक करके उनका सवाल लेते हैं। हरपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? शुगर के बारे में पूछ रहे थे। हरपाल जी सवाल पूछिए। हाँ जी, शुगर के बारे में पूछ रहा था। पूछिए सर, पूछिए। शुगर के बारे में, हड्डियां कमजोर। जी जी जी, हरपाल जी, एक्चुअली शुगर जो डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन होता है या डायबिटीज जो होती है वो हमारे पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म का काम, डिसऑर्डर का काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा उपचय, अपापचय और उपापचय तीनों से, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र प्रॉपरली जो जैसे काम करना चाहिए ऐसे नहीं काम कर पाता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बहुत रहती है। तो डायबिटीज के अपने आप में कोई रोग नहीं है, अधिक शर्करा का पाचन ना हो पाना यही डायबिटीज है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ना ये डायबिटीज है, परंतु इसके लिए आप नियमित रूप से व्यायाम करें, कैल्शियम का सेवन करें, दूध सेवन करें, हल्दी सेवन करें, नेचुरल चीजों का सेवन करते रहें, समय समय पे धूप का सेवन करते रहें और अपना वॉक को स्टार्ट रखें। देखिए, डायबिटीज से संबंधित बहुत सारी रोग हैं, रेटिनोपैथी है, न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, ऑस्टियोपैथी है। तो ये बहुत सारे 12 तरीके की बीमारियां, 13 तरीके की बीमारियां डायबिटीज में प्राइम रूप में होती हैं। तो आपको डायबिटीज से शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, बाकी बीमारियां सब अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आहार के ऊपर विशेष ध्यान रखें और आहार और विहार यानी कि जितना खाएं उतना पैदल चलें। आहार और विहार अगर आपका बराबर है या विहार ज्यादा है, आहार कम है, तो निश्चित रूप से आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल में कमी महसूस होगी और आप डायबिटीज से बाहर आएंगे धीरे धीरे। चलिए हरपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरशद। अरशद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? From Chandigarh. जी Sir, I have hyperextension elbow and knock knees. जी Sir, I have met many physiotherapists, but none of them assured me that he will cure my disease. जी Sir, so I just wanted to know that can it be cured? Arshad, very good question. It is related to my field. Thanks for your question. Because cubitus valgus, hyperextension elbow, knock knees, these all are deformity cured in Analgia Physiotherapy Center, Kanpur. And this is the only center entire India where you can get rid of your all deformities. 100% cure. Past 10 years, Analgia gave the 10 to 12,000 successful candidates in Indian Army, Indian Defense Services. So you might be contact to me. Then I am assuring you that you will be 100% cured. Thanks for calling me. Thank you. Thank you, dear. चलिए अशरफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मानवीर सिंह जुड़े हमारे साथ पीलीभीत से। मानवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका सवाल क्या है? सर, मैं पिछले 3 साल से
सर नेक में पेन और कमर में सर, और सर शोल्डर और उसके साथ ही सर घुटनों में दर्द है सर। जी जी। तो सर मैं काफी टाइम सर ऑस्टियोआर्थराइटिस सर इसके रिलेटेड सर मेडिसिन भी ले रहा हूँ सर, आर्थो को दिखा भी रहा हूँ सर, लेकिन सर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जी। आपके चिकित्सकीय परीक्षण में यूरिक एसिड आपने चेक कराया, कैल्शियम लेवल आपने चेक कराया? नहीं सर, यूरिक एसिड नहीं सर, मैंने एक्चुअली मैं तो सर्वाइकल का सर चेकअप कराया था। जी। आपने एक्सरे करवाया था? जी जी। उसमें क्या रिपोर्ट आई थी? एमआरआई में रिपोर्ट कुछ याद है आपको? सर नॉर्मल आया। नॉर्मल आया। तो अर्षद जी, आप पीलीभीत में रहते हैं? जी सर। आप पीलीभीत में रहते हैं? जी सर। जनपद पीलीभीत में बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इस समय मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप उनको खोजेंगे तो जनपद पीलीभीत में आपको निश्चित रूप में वो फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाएंगे। अदरवाइज आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं और मैं आपको पीलीभीत में कांटेक्ट करवा सकता हूँ। आपके गृह जनपद में ही आपका इलाज संभव है। कभी कभी जरूरी नहीं है कि चिकित्सकीय परीक्षण में एमआरआई में कोई बीमारी आ जाए, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम बॉडी जो हमारी है वो एक बायोमैकेनिकल एजेंट है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जितने भी ज्वाइंट्स हैं वो सब मैकेनिकली वर्क करते हैं और हम बायो एजेंट हैं। तो ह्यूमन जो है वो बायोमेडिकल बायो मैकेनिकल है। तो इसलिए आप जरूरी नहीं है हर बार दवाओं का सेवन करके ही उचित आप ठीक हो पाए। तो आपको कई बार फिजियोथेरेपिस्ट या बायोमैकेनिस्ट से मिलना पड़ता है, जहां पे आपके वर्टिब्रल कॉलम का अलाइनमेंट किया जाता है या नी ज्वाइंट्स में अलाइनमेंट का करेक्शन किया जाता है। तो उस वजह से आप बिना किसी दवा के अगर फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हैं तो आपके मैकेनिकल करेक्शन से ही आप ठीक हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, विशाल जुड़े हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। जी जी। सर एक्चुअली मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ एंड मुझे सर मेडिकल में अनफिट कर दिया गया है। मुझे 2 दिन डिफॉर्मिटी बताई गई थी, स्कोलियोसिस एंड क्यूबिटस वल्गस। सर मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन मुझे सर कोई ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिला एंटायर इंडिया में जो इन सब चीज़ों को ट्रीट करता हो। बट सर मैं आपके बारे में मुझे पता लगा, तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि सिलेक्शन रेशो क्या है, बच्चे कितने फिट होते हैं सर, और आप कैसे ट्रीट करते हैं सर? विशाल जी, बहुत अच्छा सवाल है, ये मेरे क्षेत्र का सवाल है और आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो भी डिफॉर्मिटी में आपको अनफिट किया गया है, आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। और रक्षा क्षेत्र में जितने बच्चे भी मेडिकल एग्जामिनेशन में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं किसी मेडिकल डिफॉर्मिटी के अंतर्गत, तो वो बच्चे मेरे पास जब आते हैं तो उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट एनाल्जिया में उपलब्ध है। एनाल्जिया फिजियोथेरेपी सेंटर में तकरीबन विगत 12 वर्षों में 10 से 12 हजार एस्पायरेंट इस समय सेवारत हैं भारतीय सेना में, तीनों शाखाओं में, 5 पैरामिलिट्री फोर्सेज में और स्टेट पुलिस में। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपकी जो भी समस्या है वो विद इन टाइम क्योर कर दी जाएगी, इसलिए हम लोग सेवारत हैं। आप कृपया संपर्क करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से पारस। पारस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? पारस जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? पारस जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आखिरकार फिजियो जो थेरेपी होती है उसके लाभ क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं। अब ऐसे में अगर इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें हम कि फिजियोथेरेपी के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, क्या इसके होते हैं, अगर होते हैं तो क्या होते हैं? देखिए, फिजियोथेरेपी एक भौतिक चिकित्सा है जी, इसमें साइड इफेक्ट की गुंजाइश ना के बराबर है। अगर आप मेरा एक और अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी चिकित्सक को, आप फिजियोथेरेपी के चिकित्सक को दिखाने से पहले ये श्योर कर लें, ये कंफर्म कर लें कि वो झोला छाप चिकित्सक नहीं है। फिजियोथेरेपी ही नहीं, सभी ब्रांचेस में, मेडिकल साइंस की सभी ब्रांचेस में झोला छाप चिकित्सा का बहुत प्रचलन बढ़ रहा है। और धीरे धीरे क्या होता है, जो आप साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, साइड इफेक्ट कहाँ से आता है, मैं आपको इसकी जड़ बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब पेशेंट किसी डॉक्टर को दिखाने जाता है तो कभी भी उसके बारे में बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत डिग्री या डिप्लोमा या उसके बारे में बात करें, क्योंकि वो क्या होता है कि डॉक्टर से जब संपर्क करता है और कहीं अगर वो गलती से नॉन क्वालिफाइड या क्वैक के से संपर्क में आ गया तो वहां पे साइड इफेक्ट की गुंजाइश बढ़ जाती है। और बहुत सारे पेशेंट जब मुझसे मिलते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं पिछले तकरीबन 2 साल से 3 साल से फिजियोथेरेपी चिकित्सा ले रहा हूं, मुझे आराम नहीं मिला है, आपने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे 2 और 3 दिन में लाभ मिल गया या 5 दिन में लाभ मिल गया।
तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि क्या आपने जिस विधा में जिस फिजियोथेरेपी चिकित्सक से मिले थे, क्या उसके बारे में पूर्ण जानकारी की थी? नहीं की थी तो आपने निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं क्वैक प्रैक्टिस के शिकार हो गए हैं जी। तो ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में झोला छाप चिकित्सा, और मुझे सौभाग्य से मुझे उत्तर प्रदेश का प्रभार भी मिला हुआ है इस समय। मैं झोला छाप चिकित्सा अभियान का प्रभारी हूं उत्तर प्रदेश में जी। तो इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि कृपया करके अपने फिजियोथेरेपी चिकित्सक को जब भी आप संपर्क करें तो उनकी डिग्री के विषय में अवश्य जानकारी कर लें, उनकी विशेषज्ञता के बारे में, क्योंकि हर फिजियोथेरेपी चिकित्सक की एक विशेषज्ञता होती है और विशेषज्ञता के आधार, जैसे मेरी विशेषज्ञता मैंने आपको बताई कि जितनी बार भी मेरे सवाल किए गए डिफेंस से रिलेटेड जितने भी सवाल किए गए मेरी विशेषज्ञता के सवाल थे वो जी। ऑल्दो मैं सभी विषयों में जानकारी रखता हूँ, मैं सबकी जानकारी दे सकता हूँ, परंतु एक विशेषज्ञता होती है। तो जैसे स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे आपको, तो हमेशा विशेषज्ञता, कैंसर के रोग के बारे में आप कैंसर वाले से संपर्क करेंगे ना, तो उसी तरीके हर विशेषज्ञ फिजियोथेरेपी में उपलब्ध है। कृपया विशेषज्ञता को जांचने के बाद ही निर्णय लें। चंद्र प्रकाश जी, इस पे हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हैं, उनका सवाल लेते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ अभिषेक जुड़े हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल है, मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूँ और मुझे अभी रिसेंटली बीएसएफ में क्यूबिटस वल्गस में रीमेडिकल मिला हुआ है। सर मैं फिजियोथेरेपी काफ़ी पता किया, मुझे सब बोल रहे हैं कि इसका इलाज नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, आप अनफिट हो। तो मैं इसको फिट होना चाहता हूँ, तो कोई सजेस्ट किए कैसे मैं फिजियोथेरेपी कोई अच्छा सेंटर हो ताकि मैं अपना सही कर सकूँ। देखिए, सौभाग्य की बात भी कह सकते हैं अभिषेक और दुर्भाग्य की बात भी कह सकते हैं। सौभाग्य ये है कि आपको ट्रीटमेंट उपलब्ध है, 100% क्योर का यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि भारत में सिर्फ एक ही संस्था है नालजिया फिजियोथेरेपी सेंटर, वो है कानपुर में। जी सर। तो इसलिए आपको ये दोनों चीजों से फेस करना पड़ेगा। अगर आपको क्लियर करना है अपना बीएसएफ का मेडिकल तो आपको एज सून एज अर्ली संपर्क करना पड़ेगा और विद इन टाइम अपना मेडिकल क्लियर करवा लीजिए, तो ये मौका आपसे नहीं जाएगा। तो आप रेडियो ऑपरेटर के लिए मेरे ख्याल ट्राई कर रहे होंगे। रेडियो मैकेनिक सर। रेडियो मैकेनिक का, क्योंकि अभी मेरे पास रिसेंटली करीब 10 से 12 एस्पायरेंट कानपुर में इस समय रेडियो मैकेनिक्स के लिए हैं, तो वो ही बीएसएफ से हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है बताएंगे? मेरे 20 डिग्री क्यूबिटस वल्गस मिला हुआ है, बोथ हैंड, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। ठीक है, आपने ड्राफ्ट भेज दिया है? जी मैंने ड्राफ्ट भेज दिया है और मेरा ये 15 को मेडिकल था, रीमेडिकल लेट हो सकता है आफ्टर 15 डेज और 1 मंथ। अब 1 मंथ के बाद ही आएगा, अभी तो बहुत कैंडिडेट्स लगे हुए हैं, तो अभी 1 मंथ के बाद आएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कानपुर में। चलिए अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजू यादव बिहार से। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ है और वो 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद निगेटिव आ रहा है, तो क्या वो अपने फैमिली में डिस्टेंसिंग मतलब बनाए रखेगा या फिर जैसे नॉर्मल जिंदगी जी रहा था वो ऐसे जी सकता है? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। दर्शकों के लिए बहुत जिज्ञासा का विषय है कोरोना पॉजिटिव। देखिए, अगर लगातार आपकी 3 रिपोर्ट्स जो होती हैं आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर लगातार 3 रिपोर्ट्स आपकी निगेटिव आ गई जिसमें आप डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, तो आप कोई भी तरीके से, देखिए आप किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड नहीं है, सबसे पहले ये जान लें। दूसरा ये है कि आप कैरियर होने की संभावना भी कम है। अब आप होस्ट भी नहीं हो सकते हैं और आप कैरियर भी नहीं हो सकते हैं, यानी आप संवाहक भी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। लेकिन आपसे किसी को होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं और आपको तो होने की संभावनाएं 0 के बराबर हैं। नहीं तो सर नॉर्मल जिंदगी तो आप जी सकते हैं ना पहले की तरह? बिल्कुल 100%, 100% आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। और एक काम और करिएगा, प्रतिदिन 4 से 5 लोगों को इस बारे में अवेयर करिए कि कोरोना पीरियड में आपने किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट किया, किस तरीके से अपनी दिनचर्या दी, कैसे आप इससे ओवरकम किए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, भारत के प्रत्येक भारतवासी। और हाँ, ये जरूर है, आप पूर्ण स्वस्थ होने के बाद अगर आपके यहाँ प्लाज्मा डोनेशन केंद्र है तो वहां जाके अपना प्लाज्मा जरूर डोनेट करिए और एक जान बचाइए जाके। चलिए राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। चंद्र प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो आज आपने देखा किस तरीके से हमने इस विषय पर तफसीलात से चर्चा की। जो भी दर्शक सवाल पूछ रहे थे उनको संतोषजनक उत्तर भी मिला है, ऐसा उम्मीद करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।